प्रिय विद्यार्थियों, विषय है भारतेंदु की नाट्य कला। भारतेंदु के सामने नाट्य साहित्य की तीन परंपरा रही। साहित्यिक संस्कृत नाटकों की परंपरा जो आरंभ में जो भरत के जो नाट्य शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार और बाद में प्रवृत्ति नाट्य शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार लिखे गए थे। लोक नाट्य की परंपरा जिसकी भारतेंदु को पूरी जानकारी थी। अंग्रेजी के रोमांटिक नाट्य साहित्य की परंपरा जिसमें मुख्यतः शेक्सपियर के नाटक थे। रंगमंच की दृष्टि से भारतेंदु के समक्ष केवल दो परंपराएं थी। एक लोक नाट्य के जो रंगमंच की परंपरा जो गांव की नाट्य मंडलियों में जीवित थी, तो दूसरी ओर जो है पारसी नाट्य कंपनियों के रंगमंच की परंपरा। भारतेंदु के सामने यह प्रश्न था कि इन नाटकों रंगमंचों की जो परंपराओं में से किन्हें चुनकर वे अपने नाट्य प्रयोग करें। संस्कृत नाट्य परंपरा के ढंग पर भारतेंदु से पूर्व लिखे दो नाटक अवश्य उनके समक्ष थे। उसमें एक आनंद रघुनंदन नाटक था और जिसके पात्र जो है पद्य के अतिरिक्त ब्रज भाषा में गद्य संवादों का भी प्रयोग करते थे। उसी जो है संस्कृत के साहित्यिक नाट्य परंपरा की शैली में भारतेंदु के पिता बाबू गोपाल चंद्र गिरधरदास ने भी जो है नहुस नाटक की रचना की थी और जिसके विषय में भारतेंदु ने अपने प्रसिद्ध निबंध नाटक में लिखा है कि विशुद्ध नाटक नीति से पात्र प्रवेश आदि विषय रक्षण द्वारा भाषा का प्रथम नाटक मेरे पिता पूज्य चरण श्री जो है कविवर गोपाल चंद्र गिरधर का है। और इसमें स्पष्ट है कि यदि भारतेंदु नहुस नाटक को हिंदी का पहला नाटक मानते थे और तथापि वे हिंदी नाटक के लिए स्वयं प्रति जमीन तोड़ रहे थे और उनके प्रयोग के लिए हिंदी के स्वतंत्र रंगमंच का जो निर्माण भी करने जा रहे थे, क्योंकि उनके पिता का नहुस नाटक भारतेंदु की अपनी नाट्य कला का आदर्श कतई नहीं रहा। भारतेंदु का साहित्यिक व्यक्तित्व मात्र जो है साहित्य का नहीं है, वे एक ऐसे कवि, नाटककार, निबंध लेखक, पत्रकार के रूप में हमारे समक्ष जो है अवतरित होते हैं, जो अपने युग और समाज की आशाओं, आकांक्षाओं और तनाव और संघर्षों को अपनी रचनाओं द्वारा वाणी दे रहे हैं। एक और वे समाज की गलत जो है मध्ययुगीन जो है गलित जो है मध्ययुगीन सामंती रूढ़ियों का जो है विरोध कर रहे हैं। और यद्यपि वे स्वयं सामंती वर्ग के उस अवशेष से जन्मे थे जो 19 सदी के उत्तरार्ध में अभिजात मध्य वर्ग की शक्ल ले रहा था। दूसरी ओर उन्हें अपने समय की राजनीतिक परिस्थितियों का भी पूरा एहसास था। विदेशी साम्राज्य के आर्थिक और राजनीतिक शोषण के शिकंजे में जकड़ी राष्ट्रीय चेतना से उनका हृदय निरंतर उद्वेलित हो रहा था। यद्यपि भारतेंदु की राष्ट्र भावना में हमें अंतर्विरोध स्वयं दिखाई पड़ता है, तथापि वह अंतर्विरोध जो है भारतेंदु का मात्र अपना न होकर उस समग्र युग का है जो एक और ब्रिटिश हुकूमत से अधिक शोषण का कारण घृणा करता और किंतु दूसरी ओर उसका शासन व्यवस्था की अच्छाइयों को भी स्वीकार करता था। भारतेंदु ने अपने नाटकों को इस दृष्टि से अपने सामाजिक और राष्ट्रीय विचारकों के वाहक अस्त्र के रूप में भी इस्तेमाल किया है। भारतेंदु ने इसे जो है बखूबी महसूस किया था कि संस्कृत नाटकों की परंपरा समृद्ध होते हुए भी उसकी जो है तकनीक जो है का प्रयोग जो है पर आज उसमें समय में जो है नाटकों की रचना करना समीचीन नहीं है, किंतु इसके साथ वे यह भी स्वीकार करते थे कि पुरानी भारतीय नाट्य परंपरा का सर्वथा परित्याग भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस स्थिति में भारतीय नाट्य परंपरा की आत्मा जो है लुप्त हो जाएगी। भारतेंदु ने अपने नाटक जो है शीर्षक निबंध में इस मान्यता को स्पष्ट शब्दों में जो है लिखा भी है, कहा भी है कि वर्तमान समय में इस काल के कवि और सामाजिक लोगों की रुचि उस काल की अपेक्षा अनेकांश में विलक्षण है। उसमें संप्रति प्राचीन मतावलंबन करके और नाटकादि दृश्य काव्य लिखना युक्ति संगत नहीं बोध होता है। मैं जिस समय में जैसे शहरदय जन्म ग्रहण करे और देशीय रीति नीति का प्रवाह जिस रूप में चलता रहे, उस समय में उक्त जो है शहरदय गण के अंतःकरण की वृत्ति और सामाजिक रीति पद्धति उन दोनों विषयों की समीचीन समालोचन करके नाटक की आदि दृश्य काव्य का निर्णय करना योग्य है। वही दूसरी ओर भारतेंदु यह भी कहते हैं कि नाटक आदि दृश्य काव्य प्रणय करना हो तो प्राचीन समस्त रीति की जो है ही त्याग कर करें। यह आवश्यक नहीं है कि क्योंकि
जो जब प्राचीन रीति पद्धति आधुनिक सामाजिक लोगों की मत पोषित होगी, वह सब अवश्य ग्रहण होगी। भारतेंदु की नाट्य कला का आधार उनके उपयुक्त जो जैसे सिद्धांत उनके रहे हैं। स्पष्ट है कि भारतीय नाट्य परंपरा की कड़ी जहाँ चुकी है, वहीं वे सूत्र लेकर युगानुरूप हिंदी नाट्य परंपरा के विकास के लिए अभिनय प्रयोग करने जा रहे हैं थे, और उनकी समस्त नाट्य कृतियाँ इसी विकास क्रम की दृष्टि से देखी जानी चाहिए। अपने नाट्य रचना काल के पहले युग में भारतेंदु का ध्यान बंगला और संस्कृत नाट्य परंपरा की ओर गया। उन्हें सर्वप्रथम बंगला के प्रसिद्ध कवि भारत चंद्र के काव्य जो है विद्या सुंदर के आधार जो है प्रिय लिखे बंगला नाटक का विद्या सुंदर नाम से जो है हिंदी अनुवाद उपस्थित किया, जो 1925 की रचना है। यहीं से नाटककार भारतेंदु का उदय होता है, और इस नाट्य की तकनीक जो है संस्कृत नाट्य परंपरा के ही अनुसार है। उसमें नांदी और प्रस्तावना के अतिरिक्त पंच संधियों का भी जो निर्वाह मिलता है, और इसके बाद उनका ध्यान संस्कृत के 4 रूपकों की ओर चल गया। वो चारों रूपक अलग अलग रूपक विधान के निर्देशन हैं। आरंभ में वे संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रोदय के तृतीय अंक को जो स्वतंत्र एकांकी के रूप में उपस्थित करते हैं, जिसमें समाज के फैले पाखंडपूर्ण आडंबर की कटु भर्त्सना की गई है। और जाहिर है कि भारतेंदु ने प्रबोध चंद्रोदय का यह अंश अनुवाद के लिए अपने युग के तकाजे से उठाया, और उसके युग के अपने युग में फैले खंडपूर्ण सामाजिक और बहुत धार्मिक जीवन की भी जो है लाक्षणिक शैली में भर्त्सना कर रहे थे। इसके साथ उन्होंने संस्कृत का एक ऐसा एकांकी उठाया जो स्त्री पात्र रहित रूपक अर्थात व्यायोग है। उसमें भारत की प्रसिद्ध सांस्कृतिक था भारत के से अर्जुन और दुर्योधन की जो नोक झोंक के प्रसंग को लेकर अष्ट पक्ष पर जो है सत पक्ष की विजय की व्यंजना करा रहे हैं। इस व्यायोग को उन्होंने विशेष रूप से लिखने के लिए लिखा, और उन दिनों मंच पर जो अवतरित होने के लिए स्त्रियां नहीं मिलती थी। स्त्रियां पात्रों का अभिनय बेचारे पुरुषों को ही करना पड़ता था। इस संबंध में भारतेंदु जी ने एक साथी प्रताप नारायण मिश्र के बारे में यह किस्सा मशहूर है कि उन्हें मंच पर एक नाट्य अभिनय की स्त्री के रूप में उतरना था, पर मूछों वाले मिश्र जी के यह अभिनय करने में समस्या थी। कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता के पास जाकर उनके मूछें मुड़वाने की इजाज़त कहा कि ताकि वे स्त्री पात्र का अभिनय कर सके। यह किस्सा भारतेंदु युग के लेखकों की जिंदा दिली का जो प्रतीक है, और इस तरह की जिंदादिली पुरुष उस युग में कम थे जो स्त्री के रूप में मंच पर बेझिझक अवतरित हो सके। फलतः भारतेंदु को जो है धनंजय विजय व्यायोग लिखने की जो जरूरत पड़ी, उसका जो ध्यान है राजशेखर के कर्पूर जो मंजरी नाटक की ओर गया, और प्राकृत भाषा के निबंध 4 यवंतिकारों में जो है विभक्त उपरूपक है, और उसे इस प्रकार से संस्कृत नाटिका के पैटर्न पर लिखी इस प्राकृत नाटिका कहा जा सकता है। इस नाटक के अनुवाद द्वारा भारतेंदु एक और तो भारतीय रोमानी रूपक का स्वरूप प्रस्तुत करना चाहते थे, तो दूसरी ओर विदेशों की मनोरस हास्य का जो स्वरूप देना चाहते थे। और जो है फारसी नाट्य मंडली में दिखाए जाने वाले विदूषक के भोड़े हास्य की अपेक्षा अधिक परिष्कृत थी, और साथ ही यह भी सूचित करना चाहते थे कि संस्कृत नाटक परंपरा किस तरह परिवर्तित होकर प्राकृत के निबंध नाटक कृतियों के रूप में विकसित हो गई थी, और इस तरह जो अपने समय के नाटककारों को इस परंपरा को युगानुरूप आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रहे थे। भारतेंदु ने अब जिस संस्कृत नाटक को चुना वह विशिष्ट अर्थवत्ता लेकर आया था, और वह नाटक था विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, जो संस्कृत का एकमात्र ऐसा नाटक है जिसमें भारत के प्राचीन इतिहास से राजनीतिक संघर्ष और अंतर्द्वंद की कथा को जो है नाटकीय रूप में उपस्थित किया गया है। इस नाटक की तकनीक अभिज्ञान शकुंतल जैसी रोमानी संस्कृत नाटकों और वेणी संहार जैसे वीर रसात्मक जो है पौराणिक नाटकों की ही नहीं, मृच्छकटिक जैसे रोमानी और राजनीतिक उथल पुथल वाले यथार्थवादी नाटक से भिन्न कोटि की है, जिसकी आधुनिक दृष्टि समीक्षक भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस नाटक का अनुवाद करने में जो भारतेंदु की जागरूक राष्ट्रीय चेतना उत्प्रेरक तत्व रही है। वस्तुतः इस नाटक के द्वारा वे मलिकेतु को ब्रिटिश साम्राज्य को प्रतीक और चंद्रगुप्त को भारतीय राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक जो है मानकर चलते जाने पड़ते हैं, और जहाँ चाणक्य जो कि उस युग का प्रमुख बुद्धिवादी है, और इस बात का संकेत करता है कि भारतेंदु के युग में मलकेतु को पराजित करने में बुद्धिवादी चाणक्य की भूमिका निभानी होगी, और इस तरह जो है
इस संस्कृत नाटक को हिंदी पाठकों के समक्ष उपस्थित करने में भारतेंदु की दृष्टि मात्र अनुवाद करने की ही नहीं है, बल्कि वे समसामयिक तकाजे के तहत इसे जो कर रहे थे, और तकनीक की दृष्टि से भी यह नाटक जो है अत्यधिक सुगठित नाट्य रचना है, और दूसरी ओर इसमें स्त्री पात्र अत्यधिक सुलभ है, और समस्त नाटक का दमन बाह्य न होकर अभ्यंतर अधिक है, जहाँ वास्तविक लड़ाई चाणक्य और राक्षस की बुद्धियों की है। चंद्रगुप्त भले ही परंपरावादी समीक्षकों की दृष्टि से जो है फलोभोक्ता और नायक हो, किंतु यह चाणक्य का मात्र मोहरा है। और इस दृष्टि से इस नाटक में बुद्धिमान राजनीति चाणक्य का ही जो है नायक मानना अधिक उचित जान पड़ता है। और भारतेंदु के मौलिक नाटकों में जो संवत 1930 में उन्होंने वैदिक हिंसा भौतिक प्रदर्शन की रचना की, यह प्रदर्शन पाखंड विडंबन के ठीक बाद ही की रचना है, जो संवत 1929 में लिखा गया। उन दोनों का मूल स्वर एक है। दोनों में ही जो धर्म राज और सामाजिक कुरीतियों का मखौल उड़ाया गया है। इसके बाद संवत 1932 में उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक लिखा। इस नाटक को उन्होंने संस्कृत के चंड कौशिक नाटक को जो है आधार बनाकर लिखा, किंतु यह उसका अनुवाद नहीं है। पूरा नाटक एक दर्दनाक जो ट्रेज कॉमेडी जो का वातावरण लेकर आता है, जिसका अंतर अवश्य सुखात्मक है, किंतु बीच में नाटक की कथा वस्तु जिस रूप में बढ़ती है वह सामाजिक को स्थान स्थान पर जो है गलत स्वरूप बनाने में सक्षम है। इस नाटक का जो वस्तु संयोजन और चंड कौशिक के वस्तु संयोजन से भिन्न है। जहाँ भारतेंदु ने वस्त्र विन्यास में जो है नई मौलिक उद्भावनाओं की है, उसकी तकनीक जो संस्कृत शास्त्रीय नाटकों वाली है ही है, किंतु उसमें जहाँ एक और भारतेंदु को अपना व्यक्ति लाक्षणिक रूप में उपस्थित किया गया है, वहीं दूसरी ओर भारतेंदु की जन्मभूमि और कर्म भूमि काशी का चित्र भी उभर कर सामने आता है। इसके बाद उनका ध्यान जो नाटिका के रचना ढंग की ओर गया और रोमानी वातावरण की रचना हो, किंतु क्योंकि भारतेंदु आस्तिक वैष्णव थे और ऐसे परिवार में पैदा हुए जो कृष्ण भक्त था, अतः उन्होंने ऐसी कथा वस्तु उठाई जो उद्यन और रत्नावली की या रजाचंद पात्र और कर्पूर मंजरू की जो है अंतपुरी में खेली गई गुपचुप प्रेम लीला का चित्रण न हो, बल्कि रोमानी वातावरण के साथ भक्ति का गांधीर्य भी उसमें जो है घुला मिला हो। इस तरह के गंभीर और जो है साथ ही रोमानी प्रणय को चित्रित करने के लिए उन्होंने कृष्ण और चंद्रावली के प्रेम को लेकर चंद्रावली नाटिका की रचना की, जो स्थान स्थान पर एक और भारतेंदु कवित्व और दूसरी ओर उसके व्यक्तित्व को उजागर करती है। इस नाटिका में एक और भक्ति काल के कृष्ण भक्त और कवि और दूसरी ओर रीतिकाल के पद्माकर जैसे रीतिबद्ध कवियों के साथ ही साथ घनानंद जैसे रीतिमुक्त कवियों की परंपरा का निर्वाह करते हुए भारतेंदु जो है दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी तकनीक और संवाद शैली में ब्रज भूमि में जो रास मंडलियों द्वारा कृष्ण के जीवन से संबंधित रास लीलाओं की जो परंपरा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। भारतेंदु ने मौलिक नाटकों की दृष्टि से अन्य प्रकार के प्रयोग भी किए। उनका विषम बोधम शीर्षक एकांकी एक मातृ भाण है, किंतु इस भाण की कथा वस्तु संस्कृत के उन भाणों की कथा वस्तु से भिन्न, जहाँ एक रसिक पात्र गणिकाओं के बाजार में घूमकर आकाशभाषी के द्वारा जो है विलासित और स्वेच्छाचारित और व्यंग्य करता दिखाई जाता है। विलासिता और स्वेच्छाचारिता के चित्र जो है विषम बोधम में भी है, जहाँ मंडाचार्य इंदौर के राजा मल्हाराव होलकर के समय की इंदौर की दुर्दशा पर व्यंग्य करता दिखाई गया है, किंतु इस भाण की राजनीतिक अर्थवत्ता भी है, किंतु इस तरह भारतीय सामंतों राजाओं का ही यह परिणाम है। और 1599 में जो लोग 19 सौदागरी करने आए थे, उनका स्वतंत्र राजाओं को दूध की मक्खी बना जिस प्रकार देते हैं। और भारतेंदु की यह राजनीति चेतना को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में धीरे धीरे पनप रही थी। भारतेंदु दूरदर्शा नाट्य राशक जो है अधेर नगरी प्रश्न जो है अधिक प्रखर रूप में उपस्थित होते हैं। इन दोनों नाटकों में भारतेंदु लाक्षणिक ढंग से ब्रिटिश साम्राज्य की भर्त्सना करते दिखाई देते हैं, और दूसरी ओर इन नाटक कृतियों में वे तकनीक की दृष्टि से भी नए प्रयोग करते हैं। इन्हीं दोनों भारतेंदु जो मुगल कालीन इतिहास के आधार पर नील देवी जो गीति निरूपक की रचना की, जिसमें नाटक की प्रमुख पात्र जो नील देवी को जो कुशल कूटनीतिक के रूप में चित्रित किया गया है।
इस नाटक में भारतेंदु मुस्लिम पात्रों के मुंह से जो उर्दू शैली के संवाद कहलाते हैं और ये पात्र जो उर्दू गज़लों का जो है भी प्रयोग करते हैं। इस तरह यहाँ भी जो है भारतेंदु नाट्य कला के साथ एक नया प्रयोग करते हुए देखे जा सकते हैं। भारतेंदु के दो अपूर्ण नाटक हैं उपलब्ध होते हैं, जैसे एक सती प्रताप गीति रूपक जिनकी कथावस्तु सावित्री सत्यवान को लेकर की पौराणिक कथा पर आधारित है। दूसरी जो अपूर्ण रचना जो है प्रेम योगिनी नाट्य कला की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसकी तकनीक में कई नए प्रयोग मिलते हैं। एक और उसमें काशी में पक्के माहौल में अलग अलग लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोलियों के प्रयोग किए गए हैं, तो दूसरी ओर धर्म के आडंबर में विलास में जीवन व्यतीत करते वल्लभा संप्रदाय के गोसाइयों के जीवन का पर जो कटाक्ष किया गया है, जो संभवतः काशी के गोपाल मंदिर के महंतों का जो चित्रण जान पड़ता है। इतना ही नहीं है, इन मंदिरों में दर्शन करने वाले जो है स्त्री पुरुषों की गुपचुप प्रणय लीला जो है पर भी जो है ये व्यंग्य जो है करते दिखाई देते हैं। काशी के गंगापुत्र महाराष्ट्रीय और दाक्षिणाचार्य पंडितों का जो है दलाल दुकानदार आदि अनेक पात्रों का ऐसा चित्र यहाँ खींचा गया जिसमें दिनचर्या और अनावृत्ति का निराला परिचय मिल जाता है। प्रेम योगिनी में भारतेंदु की नाट्य कला कैमरा का काम करती है और वे जो है ठठेरा बाजार के अपने घेरे में जो है निकाल कर अपने गोपाल मंदिर में गुजराती भक्तों भक्तरी और महंतों दूध विनायक और ब्रह्मघट के दाक्षिणात्य ब्राह्मणों और कुंजगली के रेशमी व्यापारियों और साड़ियों के दलालों के संपर्क में आने वाले अन्य लोगों अपने कैमरे के लेंस के कवि चेतना के नेगेटिव उतार कर उसे नाटिका के पॉजिटिव रेटिंग के रूप में उपस्थित करते हैं। इतना ही नहीं है, वे अपने समय की काशी की जो है भौगोलिक धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि का गतवर्ष चित्र भी जो यहाँ दिखाते चलते हैं और जिसे देखकर हम भी उसके पात्र की तरह जो है कह सकते हैं कि जो है देखी मेरी काशी भैया देखी मेरी काशी। इनकी सभी अगर इन बातों का हम विवेचन जैसे करते हैं, हम सोचते हैं तो भारतेंदु संस्कृत प्राकृत की नाट्य परंपरा के साथ लोक नाट्य परंपरा को भी जोड़कर एक नई नाट्य परंपरा की तलाश कर रहे थे, जो उनकी विविध नाट्य कृतियों की कथा वस्तु और तकनीकी के साथ दिए गए प्रयोगों से स्पष्ट है। खेद है कि द्विवेदी युग के नाटककारों ने इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया और जबकि हिंदी रंगमंच के साथ अनेक दिशाओं में नए प्रयोग हो रहे हैं, भारतेंदु की नाट्य कला है दीप स्तंभ है जो हमें हिंदी नाटक और रंगमंच के कारण युगानुरूप नए प्रयोग करते रहने की प्रेरणा देती रहेगा। धन्यवाद।